हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल MB एजुकेशन बाय निखिल। दोस्तों, ये हमारा टैक्स प्लानिंग एंड मैनेजमेंट का एक इंट्रोडक्टरी सेशन है और इस सेशन में हम टैक्स प्लानिंग एंड मैनेजमेंट के बेसिक टर्म्स को डिस्कस करेंगे, क्योंकि जब तक आपको इन सभी टर्म्स के मीनिंग नहीं पता होंगे तब तक आपको टैक्स प्लानिंग एंड मैनेजमेंट समझ नहीं आएगा। तो आज के इस सेशन में हम इन सभी टर्म्स के मीनिंग को समझने वाले हैं, इन सभी को हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक सबसे आसान से सवाल से, जो अक्सर हमारे मन में आता है कि अगर हमें अच्छा रोड चाहिए, अगर हमें अच्छा एजुकेशन फैसिलिटी चाहिए, हमें अच्छी हेल्थ फैसिलिटी चाहिए और हम चाहते हैं कि हमारी जो आर्मी है उसके पास सभी मॉडर्न वेपन हो, सभी मॉडर्न इक्विपमेंट हो, और हम सभी चाहते हैं कि हमारी जो आर्मी है वो वर्ल्ड की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी बने या वर्ल्ड की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी हो, तो इन सभी काम को करने के लिए सरकार के पास पैसा कहां से आएगा? तो देखिए, गवर्नमेंट के पास एक अपनी प्रिंटिंग मशीन होती है, लेकिन गवर्नमेंट अगर उसके ऊपर सिर्फ नोट ही छापे तो इससे क्या होगा? इससे हमारे देश में इन्फ्लेशन काफी बढ़ जाएगा। तो इन सभी काम को करने के लिए सरकार हमसे जो पैसा लेती है उसी को हम कहते हैं टैक्स। इट मींस बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट हमसे जो पैसा लेती है उसी को हम क्या कहते हैं? टैक्स कहते हैं। तो टैक्स इज अ मैंडेटरी फी। मैंडेटरी का मतलब ये सभी को देना है, और अ फाइनेंशियल चार्ज या एक प्रकार का फाइनेंशियल चार्ज होता है लिविड बाय एनी गवर्नमेंट, जो कि लगाया जाता है किसी भी सरकार के द्वारा ऑन एन इंडिविजुअल, किसी एक व्यक्ति के ऊपर या किसी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, संस्था के ऊपर, ताकि सरकार रेवेन्यू कलेक्ट कर सके पब्लिक वर्क करने के लिए या बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए। तो टैक्स इज अ मैंडेटरी फी और फाइनेंशियल चार्ज levied by any government on an individual or an organization to collect revenue for public work, providing the best facility and infrastructure। अब देखिए, जो टैक्स होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है डायरेक्ट टैक्स, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। अब देखिए, डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? तो डायरेक्ट का मतलब जो हम सीधे सरकार को देते हैं। तो डायरेक्ट टैक्स मतलब ऐसा टैक्स जो हम डायरेक्ट गवर्नमेंट को देते हैं उसे हम डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब जो हम किसी और को देते हैं और हमारे बिहाफ पे वो गवर्नमेंट को देता है। जैसे कि अगर हम बात करें डायरेक्ट टैक्स की, तो मैंने पिछले साल जो भी पैसा कमाया उसके ऊपर, मेरी जो भी इनकम हुई उसके ऊपर मैं टैक्स सीधे सीधे गवर्नमेंट को दे दूंगा। मैंने जो भी पिछले साल पैसा कमाया उसके ऊपर जो भी टैक्स की कैलकुलेशन होगी, जो भी टैक्स निकलेगा, वो मैं सीधे किसे दे दूंगा? गवर्नमेंट को। इसलिए वो बन जाएगा डायरेक्ट टैक्स और उस टैक्स को हम कहेंगे इनकम टैक्स। अब इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? तो इनडायरेक्ट टैक्स में हम टैक्स किसी और को देते हैं और हमारे बिहाफ पे वो टैक्स गवर्नमेंट को देता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, आप कभी डी मार्ट जाते हैं शॉपिंग करने, या रेस्टोरेंट जाते हैं आप लंच करने, डिनर करने, तो आपका जो भी बिल आता है उस बिल के नीचे जुड़ा होता है जीएसटी। उस बिल के नीचे ऐड किया होता है जीएसटी। तो जीएसटी आपने किसको दिया? आपने दिया उस डीमार्ट में, या आपने दिया उस रेस्टोरेंट ओनर को, और वो रेस्टोरेंट ओनर या डीमार्ट ओनर क्या करता है? आपके बिहाफ पे वो टैक्स कलेक्ट करके गवर्नमेंट को देता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, माना कि आपका बिल आया 100 रुपए और उसके अंदर माना कि 10 रुपए उन्होंने जोड़ दिया जीएसटी। इट मींस आपसे जो पैसा लिया जाएगा वो 110 रुपए लिया जाएगा। अब 10 रुपए आपने सीधे सरकार को तो दिए नहीं, आपने किसे दिए? आपने रेस्टोरेंट ओनर को दिए या आपने डीमार्ट में दिए, और आपके बिहाफ पे ये 10 रुपए किसके पास जाएंगे? गवर्नमेंट के पास जाएंगे। किससे? फ्रॉम द डीमार्ट, फ्रॉम द रेस्टोरेंट। तो इसे कहा जाता है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट में हम टैक्स सीधे सरकार को नहीं देंगे, हम किसी और को देंगे और वो फिर गवर्नमेंट को देगा। तो डायरेक्ट टैक्स में इनकम टैक्स आता है, कॉर्पोरेट टैक्स आता है, पहले एक वेल्थ टैक्स भी होता था जो अब हट चुका है। इनडायरेक्ट टैक्स में जीएसटी आता है, कस्टम ड्यूटी आता है। कस्टम ड्यूटी मतलब जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे लगता है उसे हम कस्टम ड्यूटी कहते हैं। और एक्साइज ड्यूटी आता है। तो एक्साइज ड्यूटी उन चीजों के ऊपर लगता है जो आज भी जीएसटी के दायरे में नहीं आती है, जैसे कि अल्कोहल हो गया, फ्यूल हो गया, टोबैको हो गई। तो ये सभी चीजों के ऊपर जीएसटी नहीं लगता है। इन सभी चीजों के ऊपर गवर्नमेंट जो टैक्स लगाती है उसे हम कहते हैं एक्साइज ड्यूटी। तो दो प्रकार के टैक्स होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में आपको याद रखना है इनकम टैक्स, इनडायरेक्ट में आता है जीएसटी, कस्टम ड्यूटी और एक्साइज ड्यूटी। अब बात करते हैं इनकम टैक्स की कि इनकम टैक्स क्या होता है। तो देखिए, किसी भी व्यक्ति के द्वारा कमाई गई इनकम के ऊपर
जो केंद्र सरकार हमसे टैक्स लेती है उसी को हम कहते हैं इनकम टैक्स। किसी भी व्यक्ति के द्वारा कमाई गई इनकम पर जो केंद्र सरकार हमसे टैक्स लेती है उसी को हम कहते हैं इनकम टैक्स। तो यहाँ पे आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखना है, ये जो टैक्स है ये सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है, स्टेट गवर्नमेंट नहीं लगाती है। साथ में किसी भी व्यक्ति के द्वारा कमाई गई इनकम पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स लगाएगी उसी को हम क्या कहेंगे, इनकम टैक्स कहेंगे। और ये एक प्रकार का डायरेक्ट टैक्स होता है क्योंकि वो व्यक्ति सीधे सीधे वो टैक्स सरकार को देता है। अब सवाल ये है कि व्यक्ति मतलब सर ये क्या सिर्फ एक आम आदमी पे ही लगता है? तो नहीं। अब व्यक्ति किसे कहा जाता है? तो इनकम टैक्स की लैंग्वेज में जो भी पैसा कमा रहा है, चाहे वो कोई इंडिविजुअल हो, कोई जॉइंट फैमिली हो, अनडिवाइडेड फैमिली हो, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जिसका बिजनेस है की है, कोई पार्टनरशिप फर्म हो, कोई कंपनी हो, कोई एसोसिएशन ऑफ पर्सन हो, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल हो, लोकल अथॉरिटी हो, आर्टिफिशियल ज्यूरिडिशियल पर्सन हो, तो इनकम टैक्स की लैंग्वेज में ये सभी पर्सन होते हैं। इट मींस इनके द्वारा कमाए गए पैसे पर जो केंद्र सरकार टैक्स लगाती है उसी को हम इनकम टैक्स कहते हैं। ऐसा नहीं कि एक आदमी को ही पकड़ना है। कोई पार्टनरशिप फर्म में व्यापार कर रहा है तो उसके ऊपर भी टैक्स लगेगा, कोई कंपनी चला रहा है तो वहां भी टैक्स लगेगा, कोई एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है, उनके ऊपर भी टैक्स लगेगा। तो पर्सन किसे कहा जाता है? तो इनकम टैक्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने पर्सन बताया है किसी इंडिविजुअल को, चाहे वो अकेला हो, एक अकेला आदमी जो जॉब कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हो, कंपनी हो, एसोसिएशन ऑफ पर्सन हो, या कोई लोकल अथॉरिटी भी क्या कहलाती है? पर्सन। अब समझते हैं असेसी किसे कहा जाता है। तो देखिए असेसी का सिंपल मीनिंग है, असेसी को हिंदी में कहा जाता है करदाता। तो यही आपको क्लियर हो गया, कर का मतलब होता है टैक्स, दाता मतलब देने वाला। तो जो व्यक्ति टैक्स देता है उसी को हम कहते हैं असेसी। तो एन असेसी इज अ पर्सन हु इज लायबल टू पे इनकम टैक्स और एनी अदर सम अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। तो जो व्यक्ति टैक्स देता है या टैक्स देने के लिए लायबल होता है उसी को हम क्या कहते हैं? असेसी कहते हैं। अब बात करते हैं असेसमेंट ईयर की। तो देखिए बेटा दो वर्ड, असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर, पूरे इनकम टैक्स में आपका पीछा करेंगे। तो आज की सेशन में आप असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर को काफी अच्छे से समझ लीजिए। देखिए पहले तो असेसमेंट ईयर क्या होता है? तो करंट ईयर को हम असेसमेंट ईयर कहते हैं। करंट ईयर इज ऑल्सो कॉल्ड असेसमेंट ईयर। अभी जो साल चल रहा है उसी को असेसमेंट ईयर कहा जाता है। अब सवाल ये कि सर अभी साल कौन सा चल रहा है? तो देखिए अभी पहले तो मंथ कौन सा चल रहा है, तो आप बोलेंगे सर अभी चल रहा है अगस्त और साल चल रहा है 2025। ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स साल शुरू होता है 1 अप्रैल 2025 को और खत्म होगा 31 मार्च 2026 को। इट मींस जो अभी साल चल रहा है अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स ये साल शुरू हुआ था 1 अप्रैल 2025 को और ये एंड होगा 31 मार्च 2026 को। इसी साल को हम बोलेंगे करंट ईयर। ये अभी करंट ईयर है जो चल रहा है और ये जो करंट ईयर है इसी को क्या कहा जाता है? असेसमेंट ईयर। अब सवाल ये कि सर ये असेसमेंट क्या होता है? असेसमेंट का मतलब होता है कैलकुलेशन करना। असेसमेंट का मतलब होता है असेस करना, कैलकुलेट करना। तो असेसमेंट ईयर वो ईयर होता है जिसमें हम इनकम कैलकुलेट करते हैं। क्या कैलकुलेट करते हैं? इनकम। तो इनकम कौन सी कैलकुलेट करेंगे? तो जो पैसा हमने पिछले साल कमाया था, तो पिछला साल जिसे हम प्रीवियस ईयर कहते हैं, प्रीवियस ईयर। तो देखिए अभी साल चल रहा है 1 अप्रैल 25 से लेकर 31 मार्च 26। इसके पहले कौन सा साल था? तो आप बोलोगे सर 1 अप्रैल 25 के पहले था 24 और 31 मार्च 26 के पहले था 25। इसका मतलब जो साल बीत चुका है, जा चुका है, उसे हम बोलते हैं प्रीवियस ईयर। तो असेसमेंट ईयर एक ऐसा ईयर होता है जिसमें हम प्रीवियस ईयर में जो हमने पैसा कमाया, मतलब 24-25 में जो पैसा कमाया उसकी कैलकुलेशन करते हैं। इट मींस 25-26 में हम 24-25 में जो पैसा कमाया उसकी कैलकुलेशन करेंगे
और उसके ऊपर टैक्स चुकाएंगे गवर्नमेंट को। 25-26 में जो पैसा कमाएंगे उसकी कैलकुलेशन होगी 26-27 में, और उसके ऊपर टैक्स चुकाया जाएगा 26-27 में। इट मींस जो साल अभी चल रहा है उस साल में हम पिछले साल जो पैसा कमाया था उसकी कैलकुलेशन करते हैं और उसके ऊपर टैक्स चुकाते हैं। तो जिस ईयर में इनकम कैलकुलेट की जाती है और टैक्स चुकाया जाता है उसी को कहा जाता है असेसमेंट ईयर। तो देखिए असेसमेंट ईयर में लिखा है द ईयर इन विच इनकम इज असेस्ड, मतलब इनकम कैलकुलेट करते हैं और टैक्स चुकाते हैं, उसी को कहते हैं असेसमेंट ईयर। और ये असेसमेंट ईयर हर साल बदलता है। अभी असेसमेंट ईयर है 1 अप्रैल 2025, 31 मार्च 2026। जब आपके सीनियर को मैंने पढ़ाया था पिछले साल तब असेसमेंट ईयर था 1 अप्रैल 24 से लेकर 31 मार्च 25। जब अगले साल आपके जूनियर को हम पढ़ाएंगे तो ईयर बदल जाएगा, बन जाएगा 1 अप्रैल 26 से लेकर 31 मार्च 27। लेकिन अगले साल असेसमेंट ईयर वर्ड भी हट जाएगा क्योंकि इनकम टैक्स ने इस नाम को हटा दिया और अब इसे टैक्स ईयर के नाम से जाना जाएगा। तो असेसमेंट ईयर मतलब एक ऐसा ईयर जिसके अंदर हम इनकम की कैलकुलेशन करते हैं और उसके ऊपर हम क्या चुकाते हैं, टैक्स चुकाते हैं। अब बात करें प्रीवियस ईयर, तो प्रीवियस ईयर का मतलब होता है पिछला साल। तो जिस साल आपने पैसा कमाया उसे हम प्रीवियस ईयर कहते हैं। तो अभी हमने बताया पिछला साल कौन सा था, पिछला साल था 1 अप्रैल 2024 से लेकर 31 मार्च 2025। ये वो साल है जिसमें हमने पैसा कमाया था और इस साल की इनकम कैलकुलेट करना है। कब करना है, असेसमेंट ईयर में, मतलब करंट ईयर में। करंट ईयर को ये हम क्या बोलते हैं, असेसमेंट ईयर। तो अभी जो साल चल रहा है वो है 1 अप्रैल 25 से लेकर 31 मार्च 26। तो ये हमारा असेसमेंट ईयर है। असेसमेंट ईयर में हम प्रीवियस ईयर में कमाए गए पैसे की कैलकुलेशन करते हैं। तो प्रीवियस ईयर किसे कहा जाता है, तो ईयर इन विच इनकम इज अर्न्ड। जिस ईयर में आपने इनकम अर्न की है उसी को हम कहते हैं प्रीवियस ईयर। आगे बढ़ते हैं, हेड्स ऑफ इनकम की बात करते हैं। तो देखिए इनकम टैक्स ने ये बता दिया है, या इनकम टैक्स का ऐसा मानना है कि आपने दुनिया में कोई भी काम किया हो, आपने दुनिया में कोई भी काम किया हो, पैसा कमाने के सिर्फ और सिर्फ 5 तरीके होते हैं। पहला तरीका, या तो आप करेंगे जॉब। तो अगर आप जॉब करेंगे तो आपको मिलेगी सैलरी, तो उसे हम कहते हैं इनकम फ्रॉम सैलरी। दूसरा तरीका है कि आप करेंगे बिजनेस या प्रोफेशन, आपने अपना खुद का बिजनेस शुरू किया, आप बिजनेस करके पैसा कमाएंगे तो वो बनता है इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। अगला तरीका है कि आप कुछ नहीं करेंगे, मतलब आपके पास किराए लाखों रुपए महीना आता है। आपके पास किराए कितना आता है, लाखों रुपए महीना, 15 लाख रुपए महीना आपके पास क्या आ रहा है, किराया आ रहा है। तो उसे हम कहेंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। जब हम मकान को किराए पे देके पैसा कमाते हैं तो उसे हम कहते हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, या किसी कमर्शियल प्रॉपर्टी को किराए पर देके पैसा कमाते हैं तो उसे हम कहते हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अगला होता है कि ना आप जॉब कर रहे हैं, ना आप बिजनेस कर रहे हैं, ना आपके पास किराया आ रहा है, आप क्या कर रहे हैं, जमीन जायदाद बेच के पैसा कमा रहे हैं, आप गोल्ड सिल्वर बेच के पैसा कमा रहे हैं, आप शेयर डिवेंचर बेच के पैसा कमा रहे हैं, तो उसे कहते हैं इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। तो जब कोई व्यक्ति जमीन जायदाद बेच के पैसा कमाता है, शेयर डिवेंचर बेच के पैसा कमाता है, गोल्ड सिल्वर बेच के पैसा कमाता है, तो उससे जो इनकम होती है उसे हम कहते हैं इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। और इनकम टैक्स ने ये मान लिया है कि ऐसी इनकम जो ऊपर दिए हुई 4 हेड में नहीं आती। इसका मतलब ऐसी इनकम जो सैलरी में नहीं आएगी, जो हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आएगी, जो बिजनेस प्रोफेशन में नहीं आएगी, जो कैपिटल गेन में नहीं आएगी, ऐसी सभी इनकम आएगी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। इसका मतलब आप लोगों को ब्याज पे पैसा देते हैं, या यूं कहें कि आपने लॉटरी से पैसा कमाया, या यूं कहें कि आपको किसी प्रकार की रॉयल्टी मिली, या आप कोई क्रिकेटर हैं और आपको क्रिकेट खेलने के बदले में क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड से कोई पैसा मिला, या आप एमपी और एमएलए हैं और आपको गवर्नमेंट से सैलरी एंड अलाउंसेस मिले हैं, या आप कोई डायरेक्टर हैं और एज अ डायरेक्टर आपको कोई डायरेक्टर फी मिली है, या आपको डिविडेंड मिला है फ्रॉम इंडियन कंपनी या फ्रॉम फॉरेन कंपनी, तो ये सभी इनकम आती है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अदर सोर्सेज का मतलब ऐसी इनकम जो ऊपर के 4 हेड में नहीं आती, वो आएगी आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। अब हेड्स ऑफ इनकम समझ गए, तो यही आपका एक सिलेबस है, आपको ये 5 हेड पढ़ना है। और इन 5 हेड में आपको जो सबसे टफ लगेगा वो लगेगा बिजनेस एंड प्रोफेशन का प्रॉफिट एंड लॉस वाला क्वेश्चन, जिसमें आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया होगा। क्यों? क्योंकि इसका आंसर तभी आएगा जब आप मेरे को क्वेश्चन सॉल्व करते हुए देखें।
ठीक है, अगर आप खुद से ट्राई करेंगे तो हो सकता है आपका आंसर ना आए, तो खुद से अगर आप चाहते हैं कि आपका आंसर आ जाए तो उसके लिए फिर आपको इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बाकी सब कुछ आसान है, सैलरी बहुत आसान है, बस थोड़े से रूल है, रूल याद मैं करा दूं। हाउस प्रॉपर्टी बहुत आसान है, कैपिटल गेन भी इजी है, समझ आ जाएगा, और अदर सोर्सेज भी इजी है। दिक्कत कहां पर आएगी, सिर्फ बिजनेस एंड प्रोफेशन में प्रॉफिट एंड लॉस वाले क्वेश्चन में। चलिए आगे बढ़ते हैं। हेड्स ऑफ इनकम के बाद बात करें ग्रॉस टोटल इनकम क्या होती है। तो ग्रॉस टोटल इनकम का मतलब जब हम इन पांचों हेड का टोटल कर देते हैं तो जो इनकम मिलती है उसी को हम कहते हैं ग्रॉस टोटल। आपने क्या किया, पांचों तरीके से पैसा कमाया, तो जो टोटल आएगा उसी को हम क्या कहेंगे, ग्रॉस टोटल इनकम। अगली टैक्सेबल टोटल इनकम। तो टैक्सेबल टोटल इनकम क्या होती है, तो आपकी जो ग्रॉस टोटल इनकम आई है, ग्रॉस टोटल का मतलब जो पांचों हेड की इनकम का टोटल आया है उसमें से जब हम डिडक्शन माइनस कर देते हैं, सरकार हमें कुछ चीजों की छूट देती है, वो डिडक्शन जब आप माइनस कर देंगे जो कि आती है अंडर सेक्शन 80C से लेकर 80U तक, जब आप इसे माइनस कर देंगे तो आपको जो मिलेगा उसी को हम कहेंगे टैक्सेबल टोटल इनकम। उसी को हम क्या कहेंगे, टैक्सेबल टोटल इनकम। टैक्सेबल टोटल इनकम का मतलब एक ऐसी इनकम जिसके ऊपर गवर्नमेंट क्या लगाती है, टैक्स लगाती है। टैक्सेबल टोटल इनकम मींस ऐसी इनकम जिसके ऊपर गवर्नमेंट टैक्स हमसे कलेक्ट करती है। आगे बढ़ते हैं, अगली इनकम होती है एग्जेम्प्टेड इनकम। एग्जेम्प्टेड का मतलब होता है ऐसी इनकम जिसके ऊपर टैक्स लगाया नहीं जाता, या सर्टेन इनकम विच आर नॉट चार्जेबल टू टैक्स इज कॉल्ड एग्जेम्प्टेड इनकम। इसे आप टैक्स फ्री इनकम भी बोल सकते हैं, जैसे कि एग्रीकल्चरल इनकम हो गई, स्कॉलरशिप हो गई, नर्सरी इनकम हो गई, आपको किसी प्रकार का अवार्ड या रिवॉर्ड मिला गवर्नमेंट से, या आपका कोई शेयर है पार्टनरशिप फर्म की इनकम में, अगर आपको कोई शेयर मिला तो वो भी एग्जेम्प्टेड इनकम में आता है। तो एग्जेम्प्टेड इनकम मींस ऐसी इनकम जिसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट किया जाता नहीं है, या सर्टेन इनकम विच आर नॉट चार्जेबल टू टैक्स इज कॉल्ड एग्जेम्प्टेड इनकम। एग्जेम्प्टेड इनकम के बाद अगला जो वर्ड है दैट इज सेस। तो सेस क्या होता है, तो किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए जो सरकार टैक्स के ऊपर टैक्स लगाती है उसी को हम सेस कहते हैं। किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए टैक्स के ऊपर जो टैक्स लगाया जाता है उसी को कहा जाता है सेस। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको माना कि गवर्नमेंट को टैक्स देना है 100 रुपए, या यूं कहें कि आपकी जो टैक्स लाइबिलिटी है वो 100 रुपए बनी। ठीक है, आपने जो भी काम किया था उसके ऊपर माना कि जो टैक्स लाइबिलिटी है वो 100 रुपए बनी। इट मीन्स आपको सरकार को 100 रुपए टैक्स देना है। तो इस 100 रुपए के टैक्स के ऊपर सरकार आपसे और 4% लेगी। मतलब ये इनकम के ऊपर नहीं लगता, पहली चीज ये लगता है टैक्स के ऊपर। तो इस 100 रुपए के ऊपर सरकार आपसे और 4 रुपए लेगी। इसका मतलब आप 100 रुपए तो टैक्स दे ही रहे थे, आप एक काम करो हमें 104 रुपए का टैक्स दे दो। तो ये जो 4 रुपए गवर्नमेंट ने आपसे एक्स्ट्रा लिया है इसी को कहा जाता है सेस। तो सेस क्या होता है, तो स्पेसिफिक पर्पस के लिए जब सरकार हमसे पैसा लेती है तो उसे हम सेस कहते हैं। तो माना कि ये हो गया आपका एजुकेशन एंड हेल्थ सेस। ये क्या बन गया आपका, एजुकेशन एंड हेल्थ सेस। एजुकेशन एंड हेल्थ सेस का मतलब क्या हुआ कि सरकार एजुकेशन के ऊपर और हेल्थ के ऊपर पैसा खर्च करेगी। कितने रुपए, 4 रुपए। इट मीन्स ये जो 4 रुपए आएंगे ये सिर्फ और सिर्फ इसी काम के ऊपर खर्च होंगे। लेकिन लेकिन ये जो 100 रुपए हैं इससे सरकार बाकी दूसरे काम करेगी। बाकी दूसरे काम का मतलब आर्मी को मजबूत करेगी, रोड बनाएगी गवर्नमेंट, ठीक है, और भी जो दूसरे खर्चे होते हैं, जैसे कभी फ्लड आ जाता है तो गवर्नमेंट वहां मदद करती है। तो बाकी जितने भी गवर्नमेंट के बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर या जो भी काम है वो 100 रुपए से होंगे। और ये जो 4 रुपए सरकार ने लिए हैं वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन के ऊपर और हेल्थ के ऊपर सरकार खर्च करेगी। तो सेस एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए कलेक्ट किया गया टैक्स होता है। ये कभी भी इनकम के ऊपर नहीं लगता है, ये टैक्स के ऊपर लगने वाला टैक्स होता है। तो इसे कहा जाता है टैक्स ऑन टैक्स। तो आपको जो भी सरकार को टैक्स देना था, माना कि आपको सरकार को टैक्स देना था 100 रुपए, तो सरकार आपसे 100 की जगह 104 रुपए लेगी। तो जो 4 रुपए सरकार ने आपसे एक्स्ट्रा लिए हैं वो एक स्पेसिफिक पर्पस पे ही खर्च होगा। जैसे स्वच्छ भारत सेस भी होता है, इसका मतलब जो भी पैसा उस सेस के थ्रू कलेक्ट होगा वो टोटली स्वच्छ भारत के ऊपर खर्च किया जाएगा, भारत को स्वच्छ रखने के लिए खर्च किया जाएगा। अगला वर्ड होता है लीवी। लीवी मतलब लगाना। लगाना मतलब जब भी कोई सरकार कोई नया टैक्स लगाती है तो वर्ड यूज किया जाता है लीवी। तो इम्पोजिशन ऑफ टैक्स और ड्यूटी बाय द गवर्नमेंट अंडर लॉ इज कॉल्ड लीवी।
एग्जाम्पल, जीएसटी इज लीवीड ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। लीवीड मतलब, या लीवी मतलब लगाना, जब सरकार कोई टैक्स लगाती है तो उसे लीवी कहा जाता है। अगला वर्ड है सरचार्ज। तो जब आपकी इनकम, अब सवाल है कि सरचार्ज क्या होता है, तो जब आपकी इनकम एक स्पेसिफिक लिमिट को क्रॉस कर जाती है तो आपके टैक्स के ऊपर जो एक्स्ट्रा टैक्स लगता है उसे हम सरचार्ज कहते हैं। जैसे कि अगर माना कि आपकी जो इनकम है वो 50 लाख से ज्यादा है, माना कि आपकी इनकम कितनी है, 50 लाख से ज्यादा, आपकी इनकम है 50 लाख रुपए से, आपकी इनकम 50 लाख से ज्यादा, तो अब सरकार क्या करेगी, गवर्नमेंट आपसे क्या करेगी, 10% सरचार्ज लेगी। 10% क्या लेगी, सरचार्ज। इसका मतलब 50 लाख का 10% नहीं देना, 50 लाख के ऊपर जो भी टैक्स बना, 50 लाख के ऊपर जो भी टैक्स बना, माना कि आपका टैक्स बना 12 लाख, माना माना कि आपका टैक्स कितना बना, 12 लाख। 50 लाख के ऊपर आपका टैक्स कितना बना, तो माना कि 12 लाख रुपए का टैक्स बना। तो इस 12 लाख के ऊपर आपसे 10% और टैक्स लिया जाएगा, इसी को हम कहा कहेंगे सरचार्ज। सरचार्ज मतलब एक्स्ट्रा। तो ये 12 लाख का 10% कितना होगा, 1,30,000। मतलब जस्ट लाइक सेज, जैसे सेज निकालते हैं ना टैक्स के ऊपर टैक्स, वैसे सरचार्ज भी निकाला जाता है, लेकिन सरचार्ज सभी के ऊपर नहीं लगता है। सरचार्ज सिर्फ उन्हीं को देना है जिनकी इनकम एक स्पेसिफिक लिमिट को क्या कर देती है, क्रॉस। तो आपको क्या करना है, जो टैक्स बना उसमें 10% टैक्स आप और दे दो गवर्नमेंट को, तो एन एडिशनल टैक्स ऑन द इनकम टैक्स पेबल, ठीक है, उसी को हम कहते हैं सरचार्ज। ये इनकम पे नहीं लगता है, ये टैक्स के ऊपर लगता है। जैसे सेज लगता है वैसे ही सरचार्ज लगता है, लेकिन सेज लगता है स्पेसिफिक पर्पस के लिए, और जो सरचार्ज होता है वो स्पेसिफिक पर्पस के लिए नहीं होता। ये एक प्रकार से सरकार आपसे एक एक्स्ट्रा टैक्स लेती है, उसी को हम क्या कहते हैं, सरचार्ज। तो ये हमने बेसिक सभी टर्म्स समझ लिए। अब अगर आप किसी तरीके आपकी इनकम टैक्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। एप्लीकेशन में आपको पूरा इनकम टैक्स मिलेगा, साथ में आपके एमबीए थर्ड सेमेस्टर का प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी मिल जाएगा, और इस एप्लीकेशन में आपको इनकम टैक्स के साथ में आपका इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम पूरा फ्री मिलेगा। तो अगर आपने अभी तक हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं की है, टैक्स की आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आप तुरंत प्ले स्टोर पे जाइए, सर्च कीजिए एमबी एजुकेशन बाय निखिल सर, और एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। अगर आप आईफोन यूजर हैं तो आप हमारी वेबसाइट से पढ़ सकते हैं, वेबसाइट की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगी। साथ में जो लोग लैपटॉप से पढ़ाई कर रहे हैं वो हमारी विंडोज की एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। विंडोज की एप्लीकेशन की लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगी। ये एकमात्र ऐसा एप्लीकेशन है जो फ्री कोर्सेज भी प्रोवाइड करता है, और आप लोगों ने देखा था कि आपको एमबीए सेकंड सेमेस्टर में मैंने पूरा ऑपरेशन मैनेजमेंट और बीआरएम फ्री पढ़ाया था। साथ में इस बार एमबीए फर्स्ट सेमेस्टर का क्वांटिटेटिव टेक्निक भी फ्री मिलेगा आपको इस एप्लीकेशन के अंदर। इस एप्लीकेशन में आपको वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे, ऑल सब्जेक्ट नोट्स मिल जाएंगे, अनसॉल्व पेपर मिल जाएंगे, और एग्जामिनेशन के टाइम पर जो हमारी इनकम टैक्स की लाइव क्लासेस होगी वो भी इस एप्लीकेशन के थ्रू ही लगेगी। तो आपने अगर अभी तक एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो तुरंत एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लें, और साथ में अगर आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन से उन्हीं लोगों तक पहुंचते हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस किया होता। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। अब मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में, जिसमें हम शुरू करेंगे हमारा इनकम टैक्स का पहला